नमस्ते। आप सुन रहे हैं किस्से कहानियाँ, जहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज से शुरू कर रहे हैं एक नई कहानी का सफ़र। नाम है मुसाफिर कैफ़े, जो लिखी गई है दिव्य प्रकाश दुबे जी के जरिए। ये कहानी उन लोगों के लिए है जो ज़िंदगी में कुछ खो चुकी हैं, या कुछ ढूंढ रहे हैं, या सिर्फ रुककर सांस लेना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिल छू लेने वाले सफ़र को, जहाँ हर मोड़ एक नई सोच लाता है, हर मुसाफिर अपना रास्ता ढूंढता है। चंदर के मोबाइल पर पापा के नंबर से एक मैसेज आया, जिसमें एक मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। अभी वो नंबर पढ़ ही रहा था, इतने में उसके पापा के फ़ोन से मम्मी का फ़ोन आया। कॉल में अपना और चंदर का हालचाल लेने के अलावा बस इतना बताया गया कि संडे 12 बजे कॉफ़ी हाउस में एक लड़की से मिलने जाना है। ये भी बताया गया कि लड़की वहाँ अकेले आएगी। हालांकि लड़की के अकेले आने वाली बात इतनी बार झूठ निकल चुकी थी कि चंदर ने ये मानना ही छोड़ दिया है कि कोई लड़की शादी के लिए मिलने अकेले आ सकती है। लड़की के साथ कोई ऐसी कॉलेज फ्रेंड आई होती है जिसका जन्म केवल और केवल आपकी शादी के लिए आपका बायवा लेने के लिए होता है। खैर, चंदर मन मार के कॉफ़ी हाउस टाइम से 15 मिनट पहले ही पहुंच गया है। वहाँ देखा तो एक टेबल पर एक लड़का और लड़की साथ बैठे हुए थे। उसने घड़ी देखी और सोचा कि 15 मिनट देख ले, फिर 12 बजे फ़ोन कर लेगा। अब जब चंदर अपना मोबाइल बाहर निकालकर बार बार उसको अनलॉक और लॉक कर रहा था, उसी दौरान उस कैफ़े में बैठी लड़की की आवाज़ तेज़ होने लगी। चंदर को तो कुछ सुनाई पड़ा। वो कुछ ऐसा था, अच्छा तो शादी के बाद अगर तुम्हें 2 साल के लिए अमेरिका जाना पड़ेगा तो मैं यहाँ अपना करियर छोड़ के तुम्हारे साथ चलूँ? क्यों? तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को क्या लगता है कि अमेरिका जाना करियर है? नहीं, तुम लोग समझते क्या हो? तुम लोगों को शादी के बाद जब लड़की से केवल बच्चे पलवाने हैं तो वर्किंग वूमेन चाहिए ही क्यों? नहीं बताओ, ब्ला ब्ला ब्ला। चंदर को उस लड़की की बात सुनकर मज़ा आने लगा। वो कम से कम 20 मिनट नॉन स्टॉप बोली होगी। इसी बीच में बंदा बस बोलकर उठकर जा चुका था। इसी बीच चंदर की घड़ी पर नजर गई, 12:15 बज चुके थे। चंदर ने सोचा फ़ोन मिलाकर बता दे वो वहाँ पहुँच चुका है। चंदर ने फ़ोन मिलाया। उधर से आवाज़ सुने बिना ही बोल दिया, हेलो, बस इतना बताना था कि कैफ़े पहुँच गया हूँ, आप आराम से आ जाइए। मैं भी कैफ़े में हूँ। अच्छा, मैं तो कैफ़े में 20 मिनट से हूँ। मैं भी। चंदर को समझ में आ चुका था कि ये वही लड़की है जिससे वो शादी के लिए मिलने आया है। चंदर पलटकर उसकी टेबल तक गया। इससे पहले वो कुछ समझाती या बोलती, चंदर ने कहा, पता नहीं आपको सुनकर कैसा लगेगा, लेकिन मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हाँ हाँ हाँ, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। आई एम सुधा। अरे अरे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बोली आप। आई एम चंदर। आप बातें सुन रहे थे? सुन नहीं रहा था, सुनाई पड़ रही थी। मैं बहुत जोर जोर से बोल रही थी क्या? हाँ, और क्या, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। खैर, आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मेरे बाद भी कोई मिलने आ रहा है क्या? तो आप बता दीजिए, मैं उस हिसाब से टाइम एडजस्ट कर लूँगा। अरे नहीं नहीं, एक दिन में 2 लड़के काफ़ी हैं। क्या करती हैं आप? मैं लॉयर हूँ, फैमिली कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आप कह सकते हो कि डिवोर्स एक्सपर्ट हूँ। वाह, मैं आज पहली बार किसी लड़की लॉयर से मिल रहा हूँ। सही में डिवोर्स करवाती हो क्या? सही बताऊँ तो डिवोर्स कोर्ट में आने से पहले ही हो चुका होता है। हम तो बस सरकारी स्टैम्प लगाने और हिसाब किताब करवाने में मदद करते हैं। क्यों करते हैं लोग डिवोर्स? कोई एक वजह थोड़ी है, फिर भी सबसे ज़्यादा किस वजह से होता है? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है उन्हें लाइफ से क्या चाहिए। तुम्हें पता है तुम्हें क्या लाइफ से चाहिए?
थोड़ा बहुत शायद। और तुम्हें? मुझे नहीं पता क्या चाहिए। छोड़ो, कहाँ डाइवोर्स की बातें करने लगे हम। तो रोज कोर्ट में इतने डाइवोर्स देखकर भी शादी करना चाहती हो? सच बताऊं तो मैं शादी करना ही नहीं चाहती। घर वाले परेशान न करें इसलिए मिलने आ जाती हूँ और कोई ना कोई बहाना बना के लड़के रिजेक्ट कर देती हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो बिना मिले ही रिजेक्ट कर दिया करो, मिलने का कोई टंटा ही नहीं। हाँ, अगली बार से यही करूँगी। अच्छा, तुम्हें रिजेक्ट करना ही है तो एक हेल्प कर दो। तुम अपने घर वालों को पहले ही बोल दो कि मैं पसंद नहीं आया। फालतू ही मेरे घर वाले मेरे पीछे पड़े रहेंगे। ठीक है, डन। शादी नहीं करनी तुम्हें? नहीं। क्यों, प्यार व्यार वाला चक्कर है क्या? हाँ शायद, नहीं शायद, पता नहीं यार। और तुम्हारा? था चक्कर, अब नहीं है। मैं शादी वादी में बिलीव ही नहीं करती। फिर अपने घर वालों को समझा दो ना, कितने सॉफ्टवेयर वाले लड़कों की बैंड बजाओगी। हाँ सही कह रहे हो, घर वालों को यही समझाऊंगी। तुम तो आज समझा दोगी, मुझे नहीं पता कितने संडे खराब करने पड़ेंगे। कोई फुल प्रूफ तरीका हो तो बताओ। मुझे पता होता तो आज उस आइडिया अपना लेती और उस इडियट से मिलने थोड़ी आती। जाने के बाद मुझे भी इडियट बोलोगी तुम। हाँ शायद। कोई दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं चलता हूँ। गुड, कीप इन टच। नाइस मीटिंग विद यू। नो पॉइंट सेइंग कीप इन टच, वी हार्डली नो ईच अदर। मेरे बारे में जानने लायक बस इतना है कि मुझे अपना काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है। 2-3 साल अमेरिका में रहकर नौकरी कर चुका हूँ, लेकिन कभी वहाँ मन नहीं लगा। अब अक्सर 2-3 साल के लिए अमेरिका जाने के मौके आते हैं तो हर बार मना कर देता हूँ। पता नहीं क्यों। क्रिकेट मैच के अलावा टीवी बिल्कुल भी नहीं देखता। हर वीकेंड अकेले मूवी देखता हूँ। थिएटर देखना पसंद है। किताबें खरीदता ज़्यादा हूँ, पढ़ता कम। सुबह का अखबार बिना चाय के नहीं पढ़ पाता और आगे लाइफ में क्या करना है ज़्यादा आइडिया नहीं है। अब मैंने इतना मुंह खोल ही दिया है तो तुम भी अपने बारे में कुछ बता ही दो। पीजी में रहती हूँ, वहाँ रहने वाले मोस्टली लड़कियों से मेरी नहीं पड़ती। अपना काम बहुत पसंद है मुझे। इंडिया की टॉप लॉयर बनना चाहती हूँ। मूवी केवल हॉल में देखना पसंद है, टीवी पे नहीं। वीकेंड पे शौकिया थिएटर करती हूँ। बचपन से ही थोड़ा सा एक्टिंग वेक्टिंग का कीड़ा है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, वर्जिन नहीं हूँ। और तुम? मैं क्या, वर्जिन हो तुम? अरे छोड़ो, ये बताओ, 1 बज गए, कहीं लंच वंच कर लें या तुम्हें कहीं निकलना है? मुझे साउथ इंडियन पसंद है, वो खाएं? मुझे साउथ इंडियन उतना पसंद नहीं है, लेकिन चलो, कौन सा तुम्हारे साथ उम्र भर खाना है? अरे नहीं पसंद तो कुछ और खा लेते हैं। अरे नहीं चलेगा यार, एक ही दिन की तो बात है। ये चंद्र और सुधा की पहली मुलाकात थी। पहली हर चीज़ की बात हमेशा कुछ अलग होती है, क्योंकि पहला ना हो तो दूसरा नहीं होता, दूसरा ना हो तो तीसरा। इसलिए पहला कदम ही जिंदगी भर रास्ते में मिलने वाली मंजिलें तय कर दिया करता है। पहली बार के बाद हम बस अपने आप को दोहराते हैं और हर बार दोहराने में बस वो पहली बार ही ढूंढते हैं। उस दिन लंच में केवल 2 ही चीज़ अच्छी थी, एक खाने के बाद की फिल्टर कॉफ़ी और दूसरी सुधा की कंपनी। खाना खत्म होने तक करीब 2 बज चुके थे। चंदन ने चलने से पहले कहा, फिर अब क्या प्लान है? कुछ नहीं, घर जाऊंगी, आराम करूंगी। मूवी देखनी थी लेकिन देखूंगी, कोई फ्रेंड साथ चले तो जाऊंगी, नहीं तो क्या? नहीं तो मूवी रहेगी नहीं, अगले हफ्ते तक मिस हो जाएगी। मूवी मुझे भी देखनी है, कोई ना मिले तो बता देना, मैं साथ चल लूँगा। मुझे वैसे भी देखनी ही होती है मूवी। इनफैक्ट तुमसे मिलने नहीं आया होता तो मूवी देखने ही गया होता। अरे मिल जाएगा कोई ना कोई, वरना फ़ोन कर लूँगी। पक्का? हाँ पक्का। चलो फिर चलता हूँ, अपनी शादी में बुलाना। मैं तो करूँगी नहीं शादी, लेकिन तुम अपनी शादी में ज़रूर बुलाना। डन। और हाँ, कीप इन टच। श्योर, इट वॉज इंडीड नाइस मीटिंग यू, वरना उस इडियट ने तो फुल मूड ऑफ कर दिया था।
किसी से मिलकर नाइस मीटिंग यू, अगर कभी लगा भी करे तो बोला मत करो, कुछ चीज़ें बोलते ही कचरा हो जाती हैं। ठीक है, ध्यान रखूंगी। चलो बाय बाय, बाय बाय, टाटा। सुधा के पास उसके घर वाले एक नए लड़के का नंबर भेज चुके थे और चंदर के पास एक लड़की का नंबर आ चुका था। दोनों अलग अलग लड़के और लड़की से मिलने के लिए भी उसी कैफ़े में पहुंचे। सुधा वहाँ पहले से ही थी। चंदर को जिस लड़की से मिलना था वो भी वहाँ पहुँच चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, हाथ हिलाया और व्हाट द फक लुक दिया। सुधा जिस लड़के से मिलने आई थी उससे 10 मिनट में इरिटेट हो गई। इधर चंदन भी जिस लड़की से मिलने आया था उस पर ध्यान न देकर सुधा की तरफ देख रहा था, लेकिन चंदर और सुधा के जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था कि इस लड़की को बोल पाता कि उसे नहीं करनी शादी। इतने में सुधा वहाँ चंदर की टेबल पर आ गई और लड़की की ओर देखकर एकदम सीरियस होकर बोली, बहन, ये आदमी जो तुम्हारे पास बैठा है ना, ये बहुत ही कमीना इंसान है। मैं 2 बार इसके बच्चे की माँ बन चुकी हूँ, लेकिन देखो फिर भी तुमसे मिलने आ गया। इस आदमी को लड़की से बस 3 चीज़ें चाहिए, हवस हवस हवस। बहन, मैं तो इंसानियत के नाते बस तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी तुम्हारी लाइफ है और हवस भी तुम्हारी, आई मीन लाइफ तुम्हारी है। ये सुनने के बाद वो लड़की उठ के वहाँ से चली गई और उसने जाने से पहले चंदर को व्हाट द हवस लुक दिया। लड़की के जाते ही सुधा बोली, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बहुत ही बेकार। क्यों? तुम्हारी लाइफ को बर्बाद होने से बचा लिया। तुम्हें कैसे पता बर्बाद होती मेरी लाइफ? तुम्ही ने तो कहा था शादी नहीं करनी तुम्हें। हाँ, बोला तो था, लेकिन ऐसे थोड़ी कि कभी नहीं करनी शादी। तुम्हारे आने से पहले ये बंदी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी। उसको फ़ोन पे बोला था उसने कि इस इडियट को आधे घंटे में निपटा कर आती हूँ। मुझे इडियट बोल रही थी वो साली। हाँ और क्या, तुम्हें इडियट बोला। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर ये नहीं सुन सकती कि कोई तुम्हें मेरे अलावा इडियट बोले। हाँ हाँ हाँ, ये एक्टिंग है ना? और क्या, तुम्हें क्या लगा एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम? फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती? जहाँ पर ना अनारकली बर्फ के पहाड़ पर साड़ी पहन के स्लो मोशन में डांस नहीं कर सकती ना, इसलिए थिएटर करती हूँ। कॉलेज में थी तो लाइव थिएटर करती थी। थिएटर तो सुना है, ये लाइव थिएटर क्या भला है? दिल्ली में जब हम लोग कॉलेज से लौटने के लिए बस लेते थे और देखते थे कि कोई बंदा किसी लड़की को परेशान कर रहा है तो मैं अपने फ्रेंड को एक झापड़ मारकर शोर मचाने लगती थी। इससे क्या होता है कि बंदा सही में छेड़ रहा होता है, उसकी फट लेती है। हम अगले स्टॉप उतर जाते थे कि पुलिस स्टेशन लेकर चलती हूँ, और अगले स्टॉप से हम दूसरी बस ले लेते थे। मेरे सब फ्रेंड्स ने बहुत थप्पड़ खाए मुझसे, तो अब नहीं करती थप्पड़ मारने वाला लाइव थिएटर। कभी कभार, जैसे अभी एक्टिंग की ना उस बंदी के सामने, बट अब थिएटर करती हूँ। वैसे लाइफ भी एक तरह की एक्टिंग ही तो है। कुछ लोग अच्छी कर लेते हैं, कुछ लोग बहुत ख़राब। एनीवे, जब मेरा प्ले होगा तो बुलाऊंगी तुम्हें, आओगे? हाँ और क्या, पक्का आऊँगा। तो क्या प्रोग्राम है आज? किसी और से भी मिलना है? नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं है, प्ले देखने चलोगे? कौन सा? कोई सा भी जो चल रहा होगा। थिएटर की बात हुई है तो प्ले देखने का मन कर गया। चलो, प्ले के बीच में तुम मुझे थप्पड़ लगाकर अपनी लाइव थिएटर में शुरू कर देना बस। मुंबई में ऐसे तो प्ले के कई अड्डे हैं, उनमें से एक बड़ा अड्डा पृथ्वी थिएटर है और दूसरा एनसीपी थिएटर। इन दोनों में से एक में अगर प्ले नहीं देखा तो समझिए मुंबई दर्शन अधूरा रह गया है। सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर जुहू गए। पृथ्वी थिएटर पृथ्वीराज कपूर के नाम पर है, जहां अक्सर शशि कपूर साहब अपनी व्हीलचेयर पे बैठे दिख जाते हैं तो कुछ बोलते नहीं हैं, बस सबको देखते रहते हैं, और उनको ध्यान से देखने पर उनकी आंखों में पानी थोड़ा गाढ़ा दिखता है। रोज़ मुंबई स्टेशन पे कुछ लोग नहीं, सैकड़ों शहर, हजारों लोग
और लाखों सपने उतरते हैं। हर एक सपना जो उतरता है ना, उनकी एक कहानी होती है। कोई घर छोड़ के आया होता है, तो कोई सब कुछ बेच कर, तो कोई खाली हाथ। ये सारी कहानियाँ कोई सुनना नहीं चाहता, और ये हर एक कहानी अपने आप में एक फिल्म होती है। मुंबई से कहानी से फिल्म बनने की दूरी इतनी ज़्यादा है, कई सपने चलते चलते, भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते पहले ही दम तोड़ देते हैं। लोग रोज़ लाखों सपने मुंबई में दम तोड़ देते हैं, फिर भी यहाँ अगले दिन स्टेशन पर उतरने वाले सपनों की भीड़ में कोई कमी नहीं होती। थोड़ा अजीब शहर है ना। उन सारे सपनों में से कुछ सपने रोज शाम को पृथ्वी थिएटर पर आते हैं, इसलिए पृथ्वी का माहौल बड़ा मस्त रहता है। हर टेबल पर एक फिल्म बन रही होती है। कुछ लेखक टाइप के लोग नोटपैड पे कुछ लिख रहे होते हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने वाले चेहरे यहाँ अक्सर दिख जाते हैं। हर किसी को किसी बड़े आदमी ने काम देने का वादा किया होता है। मुंबई में लोग एक वादे, एक मीटिंग के भरोसे जिंदगी गुजार देते हैं। यहाँ एक किताबों की दुकान है जहाँ हिंदी किताबें कम होती है लेकिन मिल जाती हैं। जब सुधा और चंदर पृथ्वी थिएटर पहुंचे तब तक सारे टिकट बिक चुके थे, लेकिन सुधा ने किसी तरह टिकट का जुगाड़ कर लिया। सुधा प्ले इतने ध्यान से देखती थी कि उसकी पलकें झपकना भूल जाती थी। सुधा के साथ एक आध बार ऐसा भी हुआ, उसकी पलकों से बिना बताए पानी की 2-4 बूंदें बाहर आ गईं। चंदर का ध्यान प्ले पर कम, सुधा पर ज़्यादा था। जैसे जैसे थिएटर की लाइटिंग बदल रही थी, ठीक उतनी ही तेजी से सामने को एक्टर्स के चेहरे के भाव बदल रहे थे, और उतनी ही तेजी से सुधा के चेहरे का रंग भी बदल रहा था। प्ले खत्म होते होते सुधा थिएटर की लाइट और स्टेज के एक्टर तीनों मिलकर एक हो गए। प्ले खत्म होने के बाद सुधा बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। चंदर ने डिनर के लिए पूछा तो बोली, प्ले कैसा लगा तुम्हें? अच्छा लगा। बस अच्छा? बहुत अच्छा नहीं लगा? ठीक है, बहुत अच्छा लगा। रोती भी हो तुम? बस प्ले में। सही में रो रही थी या एक्टिंग कर रही थी? तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि बस रोते हुए ही हम एक्टिंग नहीं करते। आई एम इम्प्रेस्ड। डिनर करें? मन नहीं है। मन तो मेरा भी नहीं है। फिर पूछा क्यों? लगा इसी बहाने थोड़ी देर और साथ रह लेंगे। चालू हो गया ना फ्लर्ट तुम्हारा। फ्लर्ट का भी एक रूल होता है, जो भी बोलना है उसको किसी बहाने से नहीं, डायरेक्ट बोल दिया करो, बेटर रहता है। सुधा, क्या? कुछ नहीं। बोलो भी, अब बातें बीच में मत छोड़ा करो। थोड़ी देर और टाइम स्पेंड करें। चलो, पास में ही समंदर है, वहाँ चलते हैं। समंदर अच्छा लगता है तुम्हें? बहुत। और तुम्हें? मुझे पहाड़ ज़्यादा पसंद है। तो अपने हनीमून पे ऊटी जाओगे? नहीं, हनीमून पे मंसूरी जाऊंगा। कोई खास वजह? मसूरी में घुसते ही एक होटल है हनीमून इन नाम का। बस जब पहली बार मसूरी गया था तभी डिसाइड कर लिया था कि वहीं जाऊंगा हनीमून मनाने। बढ़िया है, हमारी शादी नहीं होने वाली, वरना पहला झगड़ा तो हनीमून को लेकर ही हो जाता। क्यों? तुम्हें कहाँ जाना है हनीमून पर? कहीं भी जहाँ समंदर हो। हनीमून पे तुम्हें ऐसी जगह जाना है जहाँ समुंदर हो, और शादी तुम्हें करनी नहीं है। थोड़ी पागल नहीं हो तुम? हाँ हूँ तो, हर कोई थोड़ा सा पागल ही हो तो होता ही है। मैं तो नहीं हूँ पागल। तो ढूंढो अपना पागलपन, उससे क्या होगा? थोड़ा सा पागल हुए बिना इस दुनिया को झेल नहीं सकता कोई। चंदर को सुधा की ये पागल वाली बात छू गई। ये सुनकर वो चुप हो गया। बातें तो हमें अच्छी लगती हैं, तो हमें धीरे धीरे सहलाकर शांत कर देती हैं। चंदर जब बहुत देर तक कुछ नहीं बोला तो सुधा ने कहा, क्या सोचने लगे तुम? कुछ नहीं। बता दो, इतना सोचोगे तो प्यार हो जाएगा। सही में हो गया तो एक काम करना। क्या? मुझे मत बताना। अरे, तो मैंने तो कहा था अगर अभी भी सब कुछ बता देना चाहिए। वो फ्लर्ट के लिए क्या था, प्यार के लिए थोड़ी।
चलो अब चलते हैं, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ओ प्लीज़, मैं चली जाऊँगी। लड़के इतना केयरिंग नहीं होते, ना तो दुनिया थोड़ी और अच्छी होती। चलो फिर आपको मिलना होगा, कब तो नहीं पता, कहाँ होगा ये बता सकती। कहाँ? वहीं कैफे में, तुम्हारा प्ले होगा तो बुलाना पक्का। चलो बाय, टाटा। घर पहुंचकर मैसेज कर देना। वाह सो केयरिंग, नहीं करूँगी। SMS और कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी, इट वॉज अ वेल डे वेल स्पेंट। ये सब बोलकर चेप होने वाली बातें मत करो। इस मुलाकात के बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। चंदर जब कपड़े चेंज करके सोने जा रहा था तब सुधा का मैसेज आया, रीच्ड सेफली, नाइस मीटिंग। इस SMS के कई जवाब चंदर ने अपने मोबाइल पर टाइप किए, लेकिन कोई भी जवाब भेजा नहीं। जिंदगी भी कोई की शुरुआत हिचकिचाहट से ही होती है। बहुत थोड़ा सा घबराना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अगर थोड़ी भी घबराहट नहीं है तो या तो वो काम ज़रूरी नहीं है या फिर वो काम करने लायक नहीं है। चंदर से सुधा को मिलने हुए करीब 1 महीना होने जा रहा था। इस बीच न सुधा का कोई SMS आया, न ही चंदर ने चेप होने के डर से कोई SMS या कॉल किया। तो ये था आज का हिस्सा मुसाफिर कैफ़े से। उम्मीद है आपने इस कहानी के जज्बात को महसूस किया होगा, जैसे मैं करती हूँ हर बार जब मैं इस कहानी को पढ़ती हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो किस्से कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए मूड, एक नए जज्बात के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कहानी सिर्फ किताबों में नहीं होती, हर मुसाफिर अपनी कहानियाँ खुद लिख रहा होता है। धन्यवाद।